देखिए एक ऐसा ढांचा है हमारे देश में जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी बमबारी झेली। एक ऐसा पुल जिससे हजारों टन भारी जहाज टकराए, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हम्म। मतलब जो 8 दशकों से जस का तस खड़ा है, जहां से रोजाना करीब 1 लाख गाड़ियां और 5 लाख लोग गुजरते हैं, लेकिन जिसके निर्माण में एक भी नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतने भारी ढांचे के बीचों बीच कोई पिलर या खंबा है ही नहीं। हाँ, और आज ये अजेय पुल किसी मिसाइल से नहीं, बल्कि इंसानों की थूक से गल रहा है। आज इस गहन चर्चा में हम हावड़ा ब्रिज के इसी इंजीनियरिंग चमत्कार को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम समझेंगे कि बिना पिलर और नट बोल्ट की ये विशालकाय संरचना आखिर टिकी कैसे है, और कैसे ये ब्रिटिश कूटनीति से लेकर आज की मानवीय लापरवाही तक का गवाह है। देखिए, हावड़ा ब्रिज के बारे में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये महज लोहे और स्टील का एक पुल नहीं है। अगर हम इतिहास को देखें तो ये ढांचा तत्कालीन वैश्विक कूटनीति, ब्रिटिश साम्राज्य की लॉजिस्टिक चुनौतियों और दो विश्व युद्धों की उथल-पुथल का एक सीधा परिणाम है। मतलब ये सिर्फ एक नदी को पार करने का साधन नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक साम्राज्य की आर्थिक जीवन रेखा को चालू रखने की एक जिद थी। और इस जिद की शुरुआत होती है 1850 के दशक में, जब कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी हुआ करता था। व्यापार बहुत तेजी से फैल रहा था और अंग्रेजों को ट्रांसपोर्टेशन का आधुनिकीकरण करना था। हाँ, और इसी वजह से 1853 में हावड़ा में रेलवे की शुरुआत करने का फैसला हुआ। लेकिन स्रोत सामग्री बताती है कि शुरुआत में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक विफलता हुई थी। अरे हाँ, वो वाकया तो सच में बहुत मजेदार और ऐतिहासिक है। एक ऐसी गलती जिसने कलकत्ता के ट्रांसपोर्ट को ही बदल दिया। योजना ये थी कि लंदन से भारत के लिए रेल के डिब्बे और लोकोमोटिव इंजन समुद्री मार्ग से भेजे जाएंगे। लेकिन वो जहाज जो डिब्बे ला रहा था, वो बीच समंदर में ही डूब गया। बाप रे। और इससे भी बड़ी बात ये हुई कि जो लोकोमोटिव इंजन भारत आना था, वो किसी शिपिंग एरर के चलते गलती से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। मतलब भारत आना था और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। बिल्कुल। इस एक भारी गलती की वजह से पूरा प्रोजेक्ट महीनों पीछे चला गया। अंततः जब व्यवस्थाएं दोबारा की गईं, तब जाकर 1854 में हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हो सका और पहली ट्रेन चली। लेकिन उस स्टेशन के बनने के बाद एक नई और मैं कहूंगा बहुत बड़ी भौगोलिक समस्या पैदा हो गई। कलकत्ता, जहां सारा व्यापार और आबादी थी, वो हुगली नदी के एक तरफ था। और जो नया नवेला रेलवे स्टेशन था, वो नदी के दूसरी तरफ हावड़ा में बन गया। बीच में बह रही थी हुगली नदी। मतलब सामान और लोगों को स्टेशन तक पहुंचने के लिए रोजाना नावों और जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता था। और हुगली कोई आम नदी नहीं है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ये एक ज्वारीय नदी है, यानी टाइडल रिवर। टाइडल रिवर मतलब समुद्र के ज्वार भाटे का असर इस पर पड़ता है। बिल्कुल। पानी का स्तर बहुत तेजी से बदलता है इसमें। बारिश और बाढ़ के समय में इस नदी को नाव से पार करना एक दुस्वप्न बन जाता था। जहाज पलट जाते थे, बेशकीमती कच्चा माल पानी में बह जाता था। हाँ, तो ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक लॉजिस्टिक और आर्थिक आपदाई रही होगी। व्यापार तो कई कई दिनों तक ठप पड़ जाता होगा। बिल्कुल ठप पड़ जाता था। और इसी आर्थिक नुकसान से बचने की हताशा ने इंजीनियरिंग के पहले बड़े प्रयास को जन्म दिया। एक पक्का पुल बनाना उस समय संभव नहीं लगा, तो 1874 में सर ब्रैडफर्ड लेस्ली ने एक पॉन्टून ब्रिज तैयार किया। पॉन्टून ब्रिज मतलब वो तैरते हुए पीपों वाला पुल। हाँ, पानी में तैरते हुए पीपों पर टिका हुआ एक रास्ता। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसे बीच से खोला जा सकता था, ताकि जो बड़े व्यापारिक जहाज हैं वो बिना किसी रुकावट के गुजर सकें। अरे वाह, ये तो उस समय के हिसाब से बहुत शानदार जुगाड़ था। स्रोत में इसकी लागत करीब 22 लाख रुपए बताई गई है, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। रकम तो बड़ी थी, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान था, एक टेम्पररी फिक्स। चूंकि ये पुल पीपों पर तैरता था, इसका वजूद पूरी तरह से प्रकृति के रहमो करम पर था। मतलब मौसम खराब हुआ तो पुल खतरे में। बिल्कुल। एक बार एक भयानक चक्रवात ने इसे तहस नहस कर दिया था, और एक अन्य घटना में तो एक भारी स्टीमर अपना नियंत्रण खो बैठा और सीधे पुल से जा टकराया। ओहो। हाँ, जिससे पुल का करीब 200 फीट का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। तो पंटून ब्रिज ने कुछ दशकों तक तो काम चलाया, लेकिन जैसे जैसे 20वीं सदी करीब आई, कलकत्ता की आबादी और व्यापार का वॉल्यूम बेतहाशा बढ़ गया।
ट्रैफिक बहुत बढ़ गया था। मेलगाड़ियों और पैदल यात्रियों के मीलों लंबे जाम लगने लगे। इन रोजमर्रा के हादसों और भयानक ट्रैफिक ने यह साबित कर दिया कि पीपों पर तैरता पुल अब इस शहर का भार नहीं उठा सकता। सही कहा। एक स्थायी, विशाल और मजबूत पुल अब कोई लग्जरी नहीं थी, बल्कि एक बुनियादी जरूरत बन चुका था। और इसी जरूरत ने एक नए और आधुनिक पुल की तलाश शुरू की। तो फिर क्या हुआ? 1905 में जब पुराने पंटून ब्रिज का इंस्पेक्शन किया गया तो उसकी हालत खतरनाक रूप से कमजोर पाई गई। वो अपने डिजाइन की क्षमता से कई गुना ज्यादा लोड उठा रहा था। इसके बाद 1906 में कमिटियां बननी शुरू हुईं। हाँ, स्रोत सामग्री के मुताबिक 6 तरह के डिजाइनों पर विचार हुआ था और उन डिजाइनों में जो सबसे हैरान करने वाला सुझाव था वो था हुगली नदी के नीचे एक टनल या सुरंग बनाने का आइडिया। एक जर्मन कंपनी का डिजाइन भी शॉर्टलिस्ट हुआ था इसके लिए। तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर टनल बनाने का वो क्रांतिकारी आइडिया ड्रॉप क्यों किया गया? क्या उस समय की तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? टनल का आइडिया मुख्य रूप से हुगली नदी की भौगोलिक प्रकृति के कारण ड्रॉप किया गया। नदी की तलहटी यानी जो रिवर बेड है वो बहुत ज्यादा कीचड़ और गाद से भरी हुई थी। अच्छा, सिल्ट बहुत ज्यादा थी। हाँ, उस अस्थिर और दलदली जमीन के नीचे खुदाई करके एक सुरक्षित टनल बनाना उस समय की इंजीनियरिंग के लिए न केवल बहुत महंगा था बल्कि बेहद जोखिम भरा भी था। जरा सी भी चूक होती तो पूरी टनल में पानी भर सकता था। तो टनल का आइडिया रद्द हो गया, लेकिन फिर भी नया पुल बनने में दशकों लग गए। और ये देरी केवल तकनीकी नहीं थी बल्कि इसका सीधा संबंध उस दौर की भू राजनीति से था। बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में भारी राजनीतिक अस्थिरता आ गई। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और फिर 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी ही कलकत्ता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर ली। हाँ, और राजधानी के शिफ्ट होते ही कलकत्ता के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का बजट और प्राथमिकता दोनों कम हो गए। और इसके ठीक बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। तो सारा पैसा और स्टील तो हथियारों में लग गया होगा। बिल्कुल। युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा फोकस हथियारों पर था। इन सब घटनाओं ने पुल के निर्माण को लगभग 2 दशक पीछे धकेल दिया। लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बढ़ते ट्रैफिक के दबाव ने सरकार को फिर से मजबूर किया। 1921 में आर.एन. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और सालों के विचार विमर्श के बाद 1930 में अंततः वो डिजाइन चुना गया जिसने हावड़ा ब्रिज को उसकी पहचान दी। सस्पेंशन टाइप बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज। हाँ, यही नाम है। और इस डिजाइन की सबसे अहम शर्त ये थी कि नदी के बीच में कोई भी पिलर नहीं होना चाहिए। और वो शर्त भी पूरी तरह से व्यापारिक हितों से ही जुड़ी थी। हुगली नदी के तेज बहाव और सर्दियों के घने कोहरे के कारण अगर नदी के बीच में बड़े पिलर होते तो भारी व्यापारिक जहाजों के टकराने का खतरा बहुत ज्यादा था। अंग्रेज अपने सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग में कोई रुकावट नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ इस भारी भरकम शब्द सस्पेंशन टाइप बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज को डिकोड करना जरूरी है। मैं जानना चाहता हूँ कि बिना किसी सेंट्रल पिलर के इतना भारी ढांचा हवा में टिक कैसे सकता है? इसे समझना बहुत दिलचस्प है। इसे समझने के लिए हमें कैंटिलीवर के सिद्धांत को विजुअलाइज करना होगा। आप कल्पना कीजिए कि नदी के दोनों किनारों पर 2 बहुत शक्तिशाली पहलवान खड़े हैं। अच्छा, 2 पहलवान? हाँ, वे दोनों पीछे की तरफ झुके हुए हैं और उनके पैर जमीन में गहराई तक गड़े हुए हैं। इंजीनियरिंग की भाषा में इन्हें एंकर ब्लॉक्स कहते हैं। एंकर ब्लॉक्स। अब ये दोनों पहलवान अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और नदी के ठीक बीचों बीच एक बहुत भारी प्लेटफॉर्म को पकड़ लेते हैं। बीच का वो भारी प्लेटफॉर्म नदी पर नहीं टिका है, बल्कि उसे किनारे पर खड़े पहलवानों के शरीर के वजन और उनके पीछे की तरफ खिंचाव ने हवा में बैलेंस किया हुआ है। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब हावड़ा ब्रिज ठीक इसी तरह काम करता है। बिल्कुल। नदी के दोनों किनारों पर जो 2 विशालकाय पिलर्स खड़े हैं वो असल में उन पहलवानों के पैर हैं और पुल का मुख्य ढांचा उनके फैले हुए हाथ हैं जो पीछे जमीन में दबे भारी भरकम एंकर ब्लॉक से संतुलित हैं। ये सच में इंजीनियरिंग का एक विस्मयकारी उदाहरण है। डिजाइन तो कागज पर बहुत शानदार था, लेकिन 1936 में जब क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने इसे जमीन पर उतारना शुरू किया तो शुरुआत ही एक बहुत बड़ी और खतरनाक घटना से हुई थी। हाँ, निर्माण का पहला चरण नदी के किनारों पर विशालकाय एंकर ब्लॉक्स और पिलर्स के लिए खुदाई करना था।
जब नदी के किनारे से भारी मात्रा में गाद निकाली जा रही थी, तब जमीन के अंदर एक विशालकाय स्टील का टावर जो नींव का हिस्सा था वो गलती से छूट गया। ओहो। और वो टावर अपने ही भयानक वजन के कारण जमीन में 2 फीट नीचे धंस गया। और वो कोई सामान्य कंस्ट्रक्शन का झटका नहीं था। स्रोत के अनुसार वो धमाका इतना जोरदार था और कंपन इतना भयानक था कि किदरपुर इलाके में जो सीस्मोग्राफ था, मतलब भूकंप मापने वाला यंत्र, उसने उसे एक असली भूकंप के रूप में रिकॉर्ड कर लिया। सच में उस झटके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पास का एक पूरा मंदिर ही ढह गया था। और एक और दिलचस्प बात यह है कि जब नींव के लिए और गहराई में खुदाई की गई तो वहां से 18वीं शताब्दी की पुरानी तोपें और कई प्राचीन सिक्के भी बरामद हुए। हाँ, वो जमीन अपने आप में इतिहास समेटे हुए थी। लेकिन देखिए, प्राकृतिक और भौगोलिक चुनौतियों से कहीं बड़ा संकट अभी इंतजार कर रहा था। आप स्टील क्राइसिस की बात कर रही हैं? हाँ, इस महाकाय पुल को बनाने के लिए 26,500 टन उच्च गुणवत्ता वाले हाई टेंसाइल स्टील की जरूरत थी। योजना ये थी कि ये सारा स्टील ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से बनकर आएगा, लेकिन निर्माण के बीच में ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसे हम द ग्रेट स्टील क्राइसिस कह सकते हैं। विश्व युद्ध शुरू होते ही ब्रिटेन के कारखानों में बनने वाला सारा स्टील अब पुलों के बजाय हथियारों, टैंकों और युद्धपोतों के निर्माण में डाइवर्ट कर दिया गया। बिल्कुल। ब्रिटेन ने इस प्रोजेक्ट के लिए केवल 3,000 टन स्टील ही सप्लाई किया और उसके बाद अपने हाथ खड़े कर दिए। हावड़ा ब्रिज का निर्माण अधर में लटक गया। उस समय ऐसा लगा होगा कि शायद ये पुल कभी बन ही नहीं पाएगा। और ठीक इसी समय भारत की अपनी कंपनी टाटा स्टील ने इस प्रोजेक्ट को जिंदा किया। ये एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। हाँ, ये बहुत गर्व की बात थी। इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे आज के समय में कोई बहुत बड़ी विदेशी टेक कंपनी किसी देश का पूरा सर्वर बनाने का ठेका ले और ऐन मौके पर क्रैश हो जाए, और तभी उस देश का अपना एक स्वदेशी स्टार्टअप आगे आए और रातों रात दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तैयार कर दे। टाटा स्टील ने ठीक यही किया था। जब ब्रिटिश साम्राज्य की सप्लाई चेन टूट गई, तब टाटा स्टील ने उत्पादन को युद्ध स्तर पर बढ़ाया और 23,500 टन टिस्कोर नामक विशेष स्टील की सप्लाई की। टिस्कोर? हाँ, ये एक खास तरह का हाई टेंसाइल स्टील था। इस स्वदेशी योगदान के बिना हावड़ा ब्रिज शायद कई और दशकों तक अधूरा ही रहता। बिल्कुल। अब जब स्टील आ गया तो एक और बड़ा तकनीकी चमत्कार अंजाम दिया गया। 2313 फीट लंबा, 269 फीट ऊंचा और 26,000 टन से ज्यादा भारी ये ढांचा तैयार हुआ, लेकिन इसके निर्माण में एक भी नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये बात आज भी लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करती है। मुझे भी कर रही है। बिना नट बोल्ट के इतना बड़ा ढांचा, जाहिर है यहाँ रिवेटिंग का इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन 26,000 टन भारी स्टील प्लेट्स को केवल रिवेट से जोड़ना, ये प्रैक्टिकली कैसे किया गया? मैं आपको बताती हूँ। ये थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी तापीय विस्तार और संकुचन के विज्ञान का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है। इस पुल में करीब 25 लाख रिवेट्स का इस्तेमाल हुआ है। 25 लाख? जी हाँ। रिवेटिंग की प्रक्रिया में स्टील की एक मोटी कील, जिसे रिवेट कहते हैं, उसे भट्टी में तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो लाल होकर चमकने ना लगे। फिर उस खोलती हुई लाल कील को 2 स्टील प्लेट्स के छेदों में डाला जाता है। एक तरफ से एक मजदूर उसे पकड़ता है और दूसरी तरफ से न्यूमेटिक हैमर से उसे पीटकर उसका सिरा चपटा कर दिया जाता है, जिससे वो कील लॉक हो जाती है। और असली जादू तब होता है जब वो कील ठंडी होती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे जैसे वो खोलती हुई लाल कील ठंडी होकर अपने सामान्य तापमान पर आती है, वो सिकुड़ती है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन दोनों स्टील प्लेट्स को इतने भयानक दबाव और फोर्स के साथ एक दूसरे की तरफ खींचता है जिसे कोई भी थ्रेडेड यानी चूड़ीदार नट और बोल्ट कभी हासिल नहीं कर सकता। मतलब नट बोल्ट से ज्यादा मजबूत? बहुत ज्यादा। एक बोल्ट समय के साथ या पुल पर चलने वाली गाड़ियों के वाइब्रेशन से ढीला हो सकता है, लेकिन एक ठंडी हो चुकी रिवेट उन 2 प्लेट्स के साथ मिलकर एक सिंगल अखंड धातु बन जाती है। अरे वाह! यही कारण है कि 8 दशकों के भयानक ट्रैफिक के बावजूद ये ढांचा कभी अपनी जगह से नहीं हिला। बिल्कुल। तो 1942 में करीब 2.5 करोड़ रुपए की भारी लागत और हजारों मजदूरों की दिन रात की मेहनत के बाद हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो गया। लेकिन इस इंजीनियरिंग अजूबे के पूरा होने पर कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई रिबन नहीं काटा गया, कोई भव्य उद्घाटन नहीं हुआ। रातों रात इसे चुपचाप ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। और उसका कारण बहुत सीधा सा था, आसमान से मौत का डर। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जापानी वायुसेना
पूरे एशिया में हावी हो रही थी। हाँ। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर कोई भव्य उद्घाटन हुआ तो वो जापानी लड़ाकू विमानों का ध्यान खींच लेगा। और वो डर बेबुनियाद नहीं था। स्रोत के अनुसार 20 दिसंबर 1942 की रात को जापानी वायुसेना ने सच में कलकत्ता पर भारी बमबारी की थी और जापानी हमलावरों का मुख्य लक्ष्य हावड़ा ब्रिज और उसके पास का कलकत्ता पोर्ट ही था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा हमला था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जापानी सेना एक पुल को क्यों तबाह करना चाहती थी? इसके पीछे क्या सैन्य रणनीति थी? देखिए, ये महज एक पुल गिराने की बात नहीं थी। ये एक पूरी सप्लाई चेन को काटने की रणनीति थी। उस समय जापान और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। अच्छा। और अमेरिका और ब्रिटेन चीन को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहे थे और ये सारी सप्लाई भारत के रास्ते, विशेष रूप से कलकत्ता के पोर्ट और रेलवे नेटवर्क से होकर गुजरती थी। तो हावड़ा ब्रिज इस सप्लाई चेन का सबसे अहम हिस्सा था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था। जापानी सेना जानती थी कि अगर हावड़ा ब्रिज को नष्ट कर दिया जाए तो चीन तक पहुंचने वाली पूरी वेपन सप्लाई चेन कट जाएगी और मित्र राष्ट्रों का लॉजिस्टिक नेटवर्क पूरी तरह पंगु हो जाएगा। लेकिन जापानी पायलटों से एक रणनीतिक चूक हो गई। काउंटर अटैक से बचने के लिए उन्होंने रात के घने अंधेरे में हमला किया। उस समय कलकत्ता में ब्लैकआउट लागू था, यानी शहर में कोई रोशनी नहीं थी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, पायलटों को केवल चांद की रोशनी और हुगली नदी की चमक के सहारे निशाना लगाना था। इसी कंफ्यूजन में उनका निशाना चूक गया। बम हावड़ा ब्रिज पर गिरने की बजाय पास के ही एक होटल पर जा गिरा। वो होटल तो पूरी तरह तबाह हो गया था। हाँ, लेकिन ये इंजीनियरिंग का चमत्कार बाल बाल बच गया। जापानी बमबारी से बचना इस पुल की पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद 1965 में इसका नाम महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में रविंद्र सेतु रखा गया। समय के साथ साथ इस पुल में अनगिनत बदलाव देखे हैं। 1993 तक तो इस पुल पर भारी भरकम ट्रैम भी चला करती थीं, जिन्हें बाद में स्ट्रक्चरल दबाव कम करने के लिए बंद करना पड़ा। और खतरे केवल आसमान से नहीं आए, पानी से भी आए। 2005 में जलमार्ग से भी एक बड़ा हादसा हुआ। MV मनी नाम का एक विशाल कार्गो शिप इस पुल के नीचे से गुजरते वक्त इसके हैंगर्स और ढांचे से बुरी तरह टकरा गया था। हाँ, वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को इसे रिपेयर करने में करीब 50 लाख रुपए और 8 टन स्टील खर्च करना पड़ा था। लेकिन पुल का मुख्य ढांचा अपनी जगह पर डटा रहा। बिल्कुल डटा रहा। लेकिन जो पुल बमबारी झेल गया, चक्रवात सह गया और विशाल जहाजों की टक्कर से भी नहीं गिरा, आज उसे जिस चीज से सबसे ज्यादा खतरा है वो बहुत ही अजीब और सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। और यही इस चर्चा का सबसे विरोधाभासी हिस्सा है। जो पुल दुश्मनों से जीत गया, आज वो इंसानों की थूक से हार रहा है। जी हाँ, पान और गुटखे की पीक से। विस्तृत इंस्पेक्शन रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। इसमें दिया था ना? हाँ, मैंने भी देखा वो। उस रिपोर्ट के आंकड़े सच में डराने वाले हैं। जो हजारों लोग रोजाना इस पुल से गुजरते हैं और इसके स्टील पिलर्स पर पान या गुटखा थूकते हैं, वे अनजाने में एक भयानक रासायनिक प्रतिक्रिया को जन्म दे रहे हैं। तो पान और गुटखे के अंदर जो कत्था और चूना होता है, जब वो इंसान की लार यानी सलाइवा के साथ मिलता है तो वो एक अत्यधिक क्षारीय और कोरोसिव मिश्रण बन जाता है। बिल्कुल, और जब ये मिश्रण लगातार स्टील पर थूका जाता है तो ये केवल पेंट को ही नहीं हटाता, बल्कि स्टील के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू कर देता है। ये एसिड की तरह लोहे को गला रहा है। इस रासायनिक हमले का असर ये हुआ है कि पिलर्स के बेस में खतरनाक स्तर पर जंग लग गया है। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पुल के जिन हैंगर्स पर यह पूरा महाकाय ढांचा झूल रहा है, उनकी मोटाई 6 मिलीमीटर से घटकर महज 3 मिलीमीटर रह गई है। आधी रह गई है मोटाई। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के नजरिए से देखें तो ये एक भयानक स्थिति है। इसके अलावा एक और प्राकृतिक लेकिन अप्रत्यक्ष खतरा भी है, पक्षियों की बीट, बर्ड ड्रॉपिंग्स। हाँ, पुल के जटिल ढांचे में हजारों पक्षियों ने घोंसले बना लिए हैं। पक्षियों की बीट में यूरिक एसिड होता है जो लोहे के लिए धीमे जहर का काम करता है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? इन दोनों ही खतरों से निपटने के लिए अब पिलर्स के बेस पर फाइबर ग्लास के कवर्स लगाए गए हैं और पुल को नियमित रूप से पानी की तेज बौछार से धोया जा रहा है। ये गहरी विडंबना है। हम इंजीनियरिंग के जरिए प्रकृति की बाधाओं को तो पार कर लेते हैं, लेकिन मानवीय आदतों से निपटना सबसे मुश्किल काम साबित होता है। बिल्कुल सही बात है। इस विस्तृत चर्चा के बाद हावड़ा ब्रिज केवल एक स्टील का ढांचा नहीं लगता। 1850 के दशक में उस लोकोमोटिव इंजन के भटके हुए सफर से लेकर दशकों की भू राजनीतिक देरी तक या इंजीनियरिंग के चमत्कार होंगे जिन्हें कोई बाहरी दुश्मन या प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही नागरिक
अनदेखी हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मिटा रही हैं। अगली बार जब नजर किसी ऐसे विशाल और ऐतिहासिक ढांचे पर पड़े तो केवल उसकी भव्यता मत देखिएगा, बल्कि ये भी विचार कीजिएगा कि उसे बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं।